लाओ भी इसको डाइपोल को मैं आज खत्म कर देता हूँ। सामान्य बिंदु पर बच्चों विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखा था। सामान्य बिंदु पे कभी क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है। तो लिखो एक क्वेश्चन उस पे जो आपने लास्ट में बच्चों एक फॉर्मूला लिखा था, एक नेट फील्ड का फॉर्मूला लिखा था। नेट फील्ड आई थी, कितनी आई थी, एक फॉर्मूला था के पी के बाय आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का पावर हाफ, और एक फॉर्मूला आया था tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। इस पे आप सवाल तो कम ही देखो, एक क्वेश्चन करके देख लो। लिखो ये मान लो डाइपोल है, ये 60 डिग्री दे रखा है और 2 मीटर दूरी पे यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है इस बिंदु पे। एक तो आप बच्चों यहाँ पे ई नेट कैलकुलेट करिए, बस वैल्यू रखनी है, और दूसरा अल्फा। बस वैल्यू रखनी है इसमें। पी के बाय आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 थीटा दे रखा है आपको, और अल्फा इस फॉर्मूले से निकालना है। पी को पी रख दो, के को के, बस आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों पहले पार्ट में ई नेट लिखोगे तो उस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, तो पी के बाय डिवाइड बाय दूरी कितनी दे रखी है, 2, 2 का क्यूब आ गया, ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर 60 होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा पी के बाय 8 13/4, तो 7/4 का पावर हाफ। इसका पावर हाफ जानते हैं, तो यह आ जाएगा √7 ई के डिवाइड बाय, यहां से 2 बाहर आएगा बच्चों, तो ये 16, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड, tan अल्फा का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा डिवाइड बाय 2। थीटा अपने को दे रखा है 60, तो यहां से tan अल्फा आ गया √3/2, यानी अल्फा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स √3/2। ध्यान रखें बच्चों, अपनी कॉपी में मार्क कर लो, अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु पे जो वैल्यू लिखी थी हमने, अक्षीय बिंदु पे 2 पीके बाय आर क्यूब, और निरक्षीय बिंदु पे क्या लिखा था, माइनस पीके बाय आर क्यूब, वही याद करना है अपने। ये जो फॉर्मूला है अभी तक कभी आया नहीं, लेकिन उसने डाइपोल में बता रखा है कि भाई ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसलिए बस फॉर्मूले लेवल तक ही इसको याद करना है, लेकिन वो याद होना चाहिए, अक्षीय बिंदु पे 2 पीके और निरक्षीय बिंदु पे पीके बाय आर क्यूब, तो उतना अपने को पता होना चाहिए। डाइपोल पे सवाल अगर आता है तो वो हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए वो अपने को फॉर्मूले उतने याद होने चाहिए कि कौन से याद करने हैं। मान लो आपके पास पेपर के पास समय कम है, तो इस तरह के फॉर्मूले आप स्किप भी कर सकते हो, कोई रिस्क नहीं होता उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, हमने फील्ड लिख लिया था, नेक्स्ट लिखेंगे द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव का विभव,
हेडिंग डालें, विद्युत द्विध्रुव का विभव। तो विभव लिखना बच्चों देखते हैं इसमें विभव कैसे लिखा जाता है, या पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से क्या विभव होता है। तो देखो ये विभव अपने को लिखना आना चाहिए, इसका कुछ पार्ट हम लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। मान लो अपने पास बच्चों एक डाइपोल है इस तरह से, जिसकी वैल्यू है P, और इसकी वजह से आप लोग डाइपोल की वजह से, आपको बताया था केंद्र से दूरी दी जाती है बच्चों। मान लो अक्षीय बिंदु पे आप इस बिंदु पे विभव लिखना चाह रहे हो, तो पहली हेडिंग लिखो इसके अंदर, अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पे आप इस बिंदु पे विभव लिखना चाह रहे हैं इसकी वजह से। तो एक बार मैं आपको लिख के बताता हूं, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज है ये। तो यहाँ पे इसी को अगर मैं खोल के देखूं बच्चों, आपको पता है यहाँ माइनस चार्ज होता है और यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। तो इसको बनाऊंगा अगर मैं, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है बच्चों और यहाँ पे प्लस है। एक बार आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं, उसके बाद ये केंद्र से अपने को मान लो दूरी दे रखी है ये R, तो यहाँ पे आप विभव लिखना चाह रहे हो। केंद्र से मान लो इस आवेश की दूरी है, पिछली बार भी A रखी थी, और ये दूरी भी कितनी हो जाती है A। ये बच्चों कौन सा चार्ज हो गया, माइनस क्यू, और ये कौन सा चार्ज हो गया, प्लस क्यू। विभव जैसे फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, उसी तरह से विभव का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, जहां पे चार्ज को साइन के साथ रखना होता है। विभव एक अदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं P लिख लूंगा। P का फॉर्मूला होता है Q इंटू आवेशों के मध्य दूरी। आवेशों के मध्य दूरी कितनी है, 2a। तो ये मैंने P लिख लिया सबसे पहले। अब विभव लिखता हूं यहाँ पे। तो ये दूरी बच्चों पिछली बार भी मार्क करी थी, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए ये दूरी कितनी है। ये वाली दूरी होती है, ये पूरी R है, उसमें से a घटा दो, तो ये दूरी कितनी आएगी, R माइनस a। और उसकी दूरी कितनी हो जाती है, R प्लस a। अब देखो यहाँ पे विभव लिखूंगा, तो एक बार लिख के बता रहा हूं, ये विभव V, V का फॉर्मूला होता है बच्चों के क्यू डिवाइड बाय दूरी, ठीक है। प्लस की वजह से यहां विभव लिखना है, ध्यान से देखो, प्लस की वजह से। तो के क्यू बाय दूरी कितनी है, R माइनस ए, तो के क्यू डिवाइड बाय R माइनस ए, प्लस दूसरे की वजह से लिखना है, दूसरा के इंटू माइनस क्यू, उसकी दूरी कितनी, R प्लस ए, तो के इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाय R प्लस ए। क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों इन दोनों में से, के क्यू कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आएगा 1/R माइनस ए, और इसका माइनस भी है 1/R प्लस ए। इसके बाद सॉल्व हो गया, देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा के क्यू। ऑरली देखो इसको, ऊपर बनेगा बच्चों R प्लस ए में से घटेगा क्या, R माइनस ए, क्या कैंसिल हो गया, R, तो ऊपर बचेगा 2a। नीचे वो जहरीला फॉर्मूला a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला बन जाता है वो, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद अपने को रिजल्ट देखना है बच्चों, ऊपर देखो ये पहचानो ये कौन है, ऊपर लिखा होगा कहीं P, तो ये हो गया पी के, फिर से पी के आ गया अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अपन ने कंडीशन लिखी थी जो मैंने बताया था, वो कंडीशन क्या होती है, दूरी बहुत बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब होता है डाइपोल। इसका क्या मतलब होता है, डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है कि आवेशों के मध्य दूरी जो है वो बहुत ही कम है, इसके तुलना में जहां पे आप वो कैलकुलेट करना चाह रहे हो, बाहर के बिंदु की दूरी ज्यादा है, बाहर के बिंदु की दूरी ज्यादा है। इन दोनों में से कुछ भी लिखा होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे। तो यहाँ पे देखो, किसको हटा दूं इसमें से, ए को हटा दूं तो कितना फॉर्मूला आ जाएगा, विभव का फॉर्मूला आ जाएगा पी के बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखना है इस बात का, या तो अपन को ये रखना है केवल, है ना। अब ध्यान इस बात का बच्चों आपको रखना है, ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला तभी लगता है या तो बोला हो डाइपोल, क्या बोला हो, डाइपोल। डाइपोल का अपने आप ही मतलब होता है कि बहुत छोटा है, या बोला हो ये वाली रंग कि आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन ए, उसी सूरत में आप ये फॉर्मूला लगा सकते, नोट कर लेंगे, पी के बाय आर स्क्वायर। ये अक्षीय बिंदु पे पी के बाय आर स्क्वायर।
एक बात का हमेशा ध्यान रखें, बिंदु आवेश की फील्ड आपने के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखी थी, डाइपोल की फील्ड में आर क्यूब आता है। क्या आता है? आर क्यूब, एक आर ज्यादा आता है। वैसे आप विभव के फॉर्मूले में के क्यू बाय आर लिखते हो, इसके विभव में देखो कितना आया, आर का स्क्वायर, एक आर एक्स्ट्रा आता है इसके फॉर्मूले में। तो ये केंद्र से आर दूरी पे विभव पी के बाय आर स्क्वायर। दूसरा लिखिए, निरक्षीय बिंदु पर तो इस बार मान लो बच्चों आपको ये दिया हुआ है कि ये डाइपोल और निरक्षीय बिंदु दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर लाइन पे इस जगह पे आपको आर दूरी पे यहां पे विभव लिखना है। तो ये मैं पहले भी विभव कराते वक्त करा चुका हूं ये क्वेश्चन। इस जगह पे विभव शून्य आता है, उसको आप देख भी सकते हो बच्चों, ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्लास में पहले। ये इस जगह पे आप विभव लिखना चाह रहे हो, देखो, ठीक है। तो मान लो बच्चों ये दूरी x है, तो डायग्राम से दिख रहा है ये भी दूरी कितनी होगी, x ही होगी। अब आप कुल विभव लिखोगे, तो विभव लिखोगे तो इसकी वजह से लिखोगे k इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाय दूरी लिखनी होती है, दूरी कितनी है x, और इसकी वजह से लिखोगे k इंटू क्यू डिवाइड बाय दूरी कितनी है x, तो विभव कितना आ जाएगा, 0। दूरी समान है, ये हमने पहले भी, मैंने आपको लाइन भी लिखवाई थी कि इस सभी बिंदुओं पर विभव कितना होता है, 0। तो ये रखना है, निरक्षीय बिंदु पर अगर हमें विभव पूछा जाए तो विभव की वैल्यू 0 होती है। तो अक्षीय बिंदु पर पी के बाय आर स्क्वायर और निरक्षीय बिंदु पर 0। नेक्स्ट लिखिए, अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु के बाद सामान्य बिंदु पर। इसका फॉर्मूला, सामान्य बिंदु पर वाला फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम में आया है, तो देखो सामान्य बिंदु पर तो एक बार बच्चों सामान्य बिंदु पर पिछली बार भी हमने किया था, घटक बना लेते हैं डाइपोल के और फिर लिखते होते हैं। पहले ये बताओ, अक्षीय बिंदु पे हमने कितना डाइपोल अभी पोटेंशियल लिखा है, पी के बाय आर स्क्वायर, और इस जगह पे 0 है ना। तो इसी तरीके से बस ध्यान रखना है कि ये भी मान लो डाइपोल ऐसा है, तो सामने ये अक्षीय बिंदु हो गया और यहाँ पे आएगा पी के बाय आर स्क्वायर, और अगर ऐसा बिंदु है कोई तो उसपे कितना आएगा, 0। तो अब देखो ध्यान से, सभी को ये आंसर लिखना आना चाहिए कि मान लो आपके सामने बच्चों इस तरह से दे देता है कि ये मान लो डाइपोल है, और सामान्य बिंदु का मतलब कहीं आपको ना तो अक्षीय देगा ना निरक्षीय, कोई बीच में दे देगा, तो उसके लिए उसको बताना पड़ेगा, वो बोलेगा इतने कोण पे चला जा, फिर उसको दूरी भी बतानी पड़ेगी कहाँ जाना है, क्योंकि इस कोण पे तो बहुत सारे बिंदु हैं, तो वो दूरी आर बता देगा, यानी ये बिंदु आपको पता चल जाएगा। तो पहले उसको बताना पड़ेगा कितने कोण पे जा, और फिर वो दूरी भी बतानी पड़ेगी, यानी थीटा और आर देगा आपको। अब आपको यहाँ पे विभव लिखना है,
तो पहले सबसे पहले इसके घटक बना लो। एक घटक कौन सा होता है बच्चों? पी कॉस थीटा, और दूसरा घटक पी साइन थीटा। तो इसी डायग्राम को मैं दोबारा से बना रहा हूं, और ये अपना स्टार पॉइंट हो गया। इसका बच्चों इधर घटक जो आएगा दैट विल बी, सबको आइडिया होना चाहिए ये घटक इधर की तरफ कौन सा आता है, पी कॉस थीटा। ये आया। अच्छा, इसी बिंदु को फिर से बनाते हैं। मेरे को पता है दो घटक बन जाते हैं पी के। दूसरा पी का घटक जो है दैट इज ऐसे आएगा, पी साइन थीटा। अब आपको आंसर याद करना है, ये बिंदु जो है इसके लिए कैसा बिंदु है? अक्षीय। क्या बिंदु है? अक्षीय। ये बिंदु इसके लिए कैसा बिंदु है? निरक्षीय। ठीक है। तो यहां से जो विभव आएगा, भाई निरक्षीय बिंदु पे विभव कितना होता है? 0। यहां से विभव आएगा 0। और अक्षीय बिंदु पे विभव होता है पी के बाय आर स्क्वायर। क्या? पी के। कितना पी है इसका? पी कॉस थीटा। तो इसकी वजह से विभव आएगा पी के बाय आर स्क्वायर। तो कुल विभव आप दोनों को जोड़ दो, इसकी वजह से तो 0 आया, इसकी वजह से पी कॉस थीटा के बाय आर स्क्वायर। तो हमारा विभव का आंसर आ जाएगा इसके लिए पी के कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपने को ध्यान रखना है। पी के कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एक घटक की वजह से पी के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर आया है, एक घटक की वजह से कितना आया? 0। तो कुल मिला के दोनों को जोड़ देंगे तो विभव आ जाएगा। अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी में कुछ उसने लिखा जिस पे क्वेश्चन बनाए उसने बहुत बार, वेक्टर की चीज लिखी। देखो ध्यान से, ये तीर बनाओ ऐसे, यहां भी तीर बना लो। ये पी वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया। ठीक है, दोनों पे एरो बना लेंगे। पी पे एरो बना लो, आर का तीर, आर मतलब स्थिति सदिश हो गया आर। अब इसी को उसने आंसर को बदला। आपको याद ये रखना है पी के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, इसको बदलना आना चाहिए। तो देखो कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। पहले सबसे पहले ए डॉट बी बताओ क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। इन दोनों का डॉट लिखो, इन दोनों का डॉट। तो इन दोनों का डॉट देखो, ये चेंज करना आना चाहिए, ये भूल जाओगे, ये याद रहना चाहिए, इसके बाद बदलना खुद से आना चाहिए। देखो व्हाट इज पी डॉट आर, अगर आपसे बोले व्हाट इज पी डॉट आर, आप बोलोगे पी आर कॉस थीटा, यही होगा। उसने क्या किया ना, इसको इसको उड़ा दिया यहां से, पी कॉस थीटा को। देखो पी कॉस थीटा क्या लिखा जा सकता है, इसको देखो पी कॉस थीटा, ये नीचे चला जाएगा। तो यहां से पी कॉस थीटा की वैल्यू रखी, तो वी का फॉर्मूला बन गया, के तो है ही, पी कॉस थीटा की वैल्यू देखो यहां से क्या आएगी, पी डॉट आर डिवाइड बाय आर। तो पी डॉट आर, डिवाइड में एक आर आएगा, पहले से कितना है आर स्क्वायर, तो नीचे कितना बन गया आर क्यूब। ये बनाना आना चाहिए, अपने को चेंज करना आना चाहिए, ना कि इसको याद करना है। आपको याद करना है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको बदलना आना चाहिए कि कैसे बदलते हैं। बस आपको पी डॉट आर लिखना है, वहां से वैल्यू पुट कर देनी। एक और चीज देखो, एक और चेंज किया, इससे एक आर चुरा लिया और उस आर को इससे डिवाइड कर दिया। ये बताओ आर वेक्टर डिवाइड बाय आर होता है टोपी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? टोपी, एकांक सदिश, है ना। तो बताओ इससे एक आर चुराओगे, उससे डिवाइड कर दोगे, तो ये फॉर्मूला और कैसे लिखा जा सकता है? के पी डॉट आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये आपको बदलना आना चाहिए इस तरह से फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आपको याद ये रखना है, इससे ये बनाने आने चाहिए। ठीक है, कई बार डायरेक्ट आप देखोगे आपको पूछा होगा विभव, एक द्विध्रुव का विभव क्या होगा, तो द्विध्रुव का विभव आप ये याद करके रखोगे, ऑप्शंस में से ये पिक करना होगा आपको।
डाइपोल से कोण, डाइपोल की दिशा के साथ सदिश का कोण। नहीं, पी को घटक में बनाएंगे अपन, पी के घटक बनाएंगे। अपने को ये पता है डाइपोल के घटक बना के डाइपोल का एक अक्षीय बिंदु पे वैल्यू पता है और एक निरक्षीय। हम ये देखना चाह रहे हैं कि डाइपोल का उस पॉइंट पे क्या इफेक्ट है, ना कि पॉइंट का डाइपोल पे क्या इफेक्ट है ना। तो डाइपोल को देख रहे हैं बदल के, इस डाइपोल का वहां पे क्या इम्पैक्ट है ना, इसलिए बदल रहा है। अब बच्चों इसके क्वेश्चन पे आते हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, इसमें आपसे बोलेगा विभव कैसे लिखा जाता है, तो ये विभव का आंसर हो सकता है, ये विभव का आंसर हो सकता है, दोनों लिखने आने चाहिए। अब फिर से हम उसी पे आ जाते हैं, अक्षीय बिंदु और निरक्षीय बिंदु। अक्षीय बिंदु पे आपने लिखा था पीके बाय आर स्क्वायर, और निरक्षीय बिंदु पे क्या लिखा था, 0। और किसी सामान्य बिंदु पे लिखना है तो पीके कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा आप लोग देख रहे हो, दोनों सदिश के मध्य कोण है। अब आपको बच्चों सवाल ऐसे पूछेगा, विभव का करते क्या है, विभव से ऊर्जा आती है, क्या आती है, ऊर्जा। अगर तेरे को यहाँ पे देख ध्यान से, यहाँ विभव पता है, पिछली बार फील्ड पता थी, फील्ड से क्या कैलकुलेट किया था, फोर्स, है ना, Q इंटू ई कर देते हैं। इसका अगर विभव पता है यहाँ पे, यानी अगर कोई यहाँ पे आवेश आ गया ना तो उसकी ऊर्जा लिख सकते हैं Q इंटू वी। क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। यहाँ विभव होता कितना है, पीके बाय आर स्क्वायर, ऊर्जा लिख सकते हो। तो मान लो यहाँ पे एक आवेश आया तो उसकी ऊर्जा लिख दोगे, मान लो आवेश यहाँ चला गया, फिर से ऊर्जा लिख दोगे। ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कार्य होता है, क्या होता है, कार्य। W इज इक्वल टू डेल्टा यू या Q डेल्टा वी, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, लिखिए। मान लो एक डाइपोल इस तरह से बच्चों दे रखा है, यहाँ पे R दूरी पे एक आवेश रखा हुआ है -Q, बिंदु A है, और ये बिंदु बच्चों B। लिखें, आवेश -Q को, क्वेश्चन लिखेंगे, आवेश -Q को बिंदु A से बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचाया जाता है, बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, 3 पार्ट में क्वेश्चन करेंगे, लिखो। पहला, आवेश की प्रारंभिक ऊर्जा, आवेश की प्रारंभिक ऊर्जा, ऊर्जा कैसे लिखोगे, चार्ज को वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, आवेश की प्रारंभिक ऊर्जा। दूसरा लिखें, आवेश की अंतिम ऊर्जा, आवेश की अंतिम ऊर्जा। और आखिरी लिखें, कार्य। कार्य आपको पता कैसे निकालना है, अंतिम में से प्रारंभिक ऊर्जा घटा देंगे। करो एक बार खुद से, लिखो। पता है आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, पी के बाय आर स्क्वायर। यू का फॉर्मूला बच्चों सबको पता होना चाहिए, यू का फॉर्मूला चार्ज इंटू वोल्टेज होता है। चार्ज कितना लेके आए हो, -Q, चार्ज साइन के साथ रखना होता है, अपने को पता है ऊर्जा में, ये गलती नहीं करनी। ऊर्जा चार्ज इंटू विभव। बच्चों यहाँ पे विभव अभी लिखा था, यहाँ पे विभव होता है पी के बाय आर स्क्वायर। ये पहला आंसर है आपका। ए पे विभव पी के बाय आर स्क्वायर, ए पे लिख रहा हूं, ये यू ए। सेकेंड,
जब वो बी पे पहुंच जाएगा तो आवेश तो वही रहेगा, लेकिन विभव हो जाएगा पी के। अब बी पे दूरी कितनी हो गई बच्चों, 2r, तो 2r का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस क्यू पी के बाय 4r²। पहला कितना आया, माइनस क्यू पी के बाय r²। अब घटा दो, वर्क डन। वर्क का मतलब होता है अंतिम ऊर्जा में से किसको घटा दो, प्रारंभिक। फाइनल ये है, उसमें से ये घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो क्यू पी के बाय r², 3/4 आएगा, क्यू पी के बाय r²। ठीक है, ये अपने को आंसर करना आना चाहिए। एक और चेंज करते हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अक्षीय बिंदु पे कैसे लिखना होता है। अब एक और दो क्वेश्चन और कर सकते हैं, जैसे मान लो P है और यहाँ से जानबूझ के नेगेटिव चार्ज दे रहा हूं ताकि अपने को याद हो कि आवेश किसके साथ रखना है, साइन। प्लस में तो सारे ही रख देंगे प्लस, ठीक है ना, वो ये जानबूझ के माइनस क्यों देता हूं ताकि अपने को याद रहे कि साइन। ओके बच्चों, यहाँ पे रखो मान लो माइनस क्यू। बच्चों ये संरक्षी बल होता है या असंरक्षी होता है, संरक्षी बल। संरक्षी बल का कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता, है ना, पथ पे निर्भर नहीं करता। आपको केवल प्रारंभिक बिंदु चाहिए, और कौन सा बिंदु चाहिए, अंतिम। यही आपको बोलता ना कि ऐसे लेके गए बता कार्य कितना, सेम आएगा। आपको केवल प्रारंभिक लिखना है और अंतिम लिखना है। तो एक बार थोड़ा सा मैंने डराने के लिए बच्चों को ऐसे पूछ लिया था, ये बिंदु बी है, तो आपको कोई पूछेगा कि कार्य बता, तो आप लोग सभी लोग लिख लोगे कि प्रारंभिक बिंदु पे, यहाँ पे लिखो एनर्जी, तो यहाँ पे आपको पता है वो विभव कितना होता है, पीके बाय r² इंटू चार्ज कर दोगे, प्रारंभिक ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, फिर मैंने कहा कि पहली बार पेपर में ये पूछा कि भाई यहाँ पे है प्रारंभिक ऊर्जा बता, सबने लिख दी। फिर मैंने कहा यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, अंतिम ऊर्जा बता, यहाँ विभव कितना होता है, 0, तो ऊर्जा 0 हो जाएगी। फिर उनको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, कार्य, है ना, कार्य आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कई एक बार पेपर में मैंने ऐसे बोल दिया कि यदि ए को इस पथ से बी पर लेके जाया जाए तो कार्य बता। आपको कार्य उसी तरह से कैलकुलेट करना, कार्य पथ पे निर्भर करता है नहीं, आपको केवल क्या लिखनी है, प्रारंभिक ऊर्जा, और क्या लिखनी है, अंतिम ऊर्जा। अंतिम ऊर्जा में से किसको घटा देना है, प्रारंभिक ऊर्जा को, तो कार्य आ जाता है। लिखो क्वेश्चन। तो मेरी बात समझ गए ना, आपको जब भी कार्य पूछे, रस्ते वस्ते का कोई मतलब नहीं है, प्रारंभिक ऊर्जा लिख, अंतिम ऊर्जा लिख, उन दोनों में घटा दे तो कार्य। देखो, यदि आवेश माइनस क्यू को, यदि आवेश माइनस क्यू को बिंदु ए से, बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से बी तक दिए गए पथ के अनुदिश, दिए गए पथ के अनुदिश पहुंचाया जाए, मतलब पथ तो ऐसे ही दे रहा, कोई काम का तो है नहीं, दिए गए पथ के अनुदिश पहुंचाया जाए तो कार्य ज्ञात करें। तो कार्य ज्ञात लिखेंगे, सभी लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे और घटा देंगे। पहले लिखनी पोटेंशियल एनर्जी तो विभव लिख, आवेश से गुणा कर। बाद में लिखनी है विभव लिख, आवेश से गुणा कर। तो बच्चों एनर्जी लिखनी है अगर ए पे, ऐसे लिखते हैं यू ए, शुरुआत की एनर्जी लिखनी है ए पे। तो आवेश कितना है बच्चों, माइनस क्यू। विभव कितना है यहाँ पे, पी के बाय r² लिखोगे या 3r, 3r का स्क्वायर, ये आएगा, दूरी 3r दे रखी ना। अंतिम ऊर्जा लिखनी है, तो आवेश तो माइनस क्यू है, लेकिन वहां विभव कितना है, 0, तो अंतिम ऊर्जा 0 आ गई।
बस खत्म, वर्क डन आ जाएगा। फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, फाइनल तो 0 ही है, तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा बच्चों आपका क्यू पी के बाय 9r²। ठीक है, जो भी संरक्षी बल है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो यही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल जो है वो कैसा है, संरक्षी। ग्रेविटेशन में भी यही होता है। तेरे से बोलेगा ये ऐसे ले गए, बता वर्क डन -mgh, वो बोलेगा ये ऐसे ले गए, तब भी वर्क डन माइनस है। कार्य से इंडिपेंडेंट, रास्ते से इंडिपेंडेंट होता है कोई सा भी रास्ता, वो आपको प्रूव भी कराएंगे वर्क पर एनर्जी। अच्छा बच्चों दूसरा देखो, यहां तक के सवाल जो है ना, ज्यादातर वो क्या करता है कि जब पूछता है पेपर में आपसे विभव के बारे में या डाइपोल के बारे में, तो उसका दो ही बिंदुओं पे ध्यान होता है, अक्षीय और निरक्षीय। या तो अक्षीय पे चलाएगा, या अक्षीय से निरक्षीय ले जाएगा, या निरक्षीय पे चलाएगा। लेकिन विभव में क्या है ना, विभव में उसने सामान्य बिंदु का फॉर्मूला भी बताया हुआ है, मतलब प्रॉपर लिखा है। जो पिछली बार क्या फॉर्मूला था वो याद करो, पी के कॉस थीटा बाय r²। तो एक सवाल उसका भी कर लेते हैं। बस आपको उसमें देखना है दूरी क्या है और कोण कितना है। तो जैसे मान लो ये बच्चों अपने पास इस तरह से एक डाइपोल है और इसका नाम है P, और यहां से आपके पास दूरी R पे और कोण है 45 डिग्री। एक आवेश है, फिर से मैं चार्ज वही ले रहा हूं बच्चों, -q। ठीक है जी, ये बिंदु इसका नाम रख लेते हैं, इसको लिख देता हूं -q। इस बिंदु का नाम A रख लेते हैं। ऊर्जा लिखी जा सकती है, आवेश को किसके साथ गुणा करना है अपने को, विभव के साथ। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर विभव, P के cos थीटा डिवाइड बाय r²। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या चेंज कर सकता है, वो बोलेगा कि इसी आवेश को कहीं और ले गए, ये पहला स्थिति सदिश है बच्चों, कोण 45 डिग्री, और इसको अगली बार दूसरी डायग्राम में शो कर देता हूं। यही डाइपोल में अगली बार इसको बिंदु बी पे ले गए हैं, और बिंदु बी मान लो ऐसा है, जिसका सदिश जो है, कोण तो ये कोण लेना होता है दो सदिश के मध्य जब टेल टू टेल जुड़ते हैं। लेट्स से दिस इज 135 डिग्री, और ये दूरी है 2r, बिंदु बी, यहां पे ले गए आवेश को। लिखो क्वेश्चन। तो एक ही डायग्राम में नहीं शो करा मैंने, दो में। यदि आवेश -q को, यदि आवेश -q को A से B पहुंचाया जाए, तो ज्ञात करें पहला पॉइंट, प्रारंभिक ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा और कार्य। प्रारंभिक ऊर्जा, दूसरा अंतिम ऊर्जा, और तीसरा कार्य। ट्राई करो एक बार सभी लोग। हमारे द्वारा ही कार्य, कार्य का मतलब हमारे बाह्य कार्य का कार्य। विद्युत बलों का कार्य उल्टा होता है, -ΔU। कार्य जब भी बोला है बाह्य कार्य का कार्य, जब बोलेगा विद्युत बलों का कार्य तब -ΔU कर। थोड़ा सा ध्यान से बच्चों, इसीलिए मैंने 3 पार्ट में क्वेश्चन को कराया है, ताकि आराम से पहले लिखो प्रारंभिक ऊर्जा, पहली फोटो को देख के, दूसरी फोटो को देख के अंतिम ऊर्जा, फिर घटाने का काम है, वो तो एक आसानी। पहले सिर्फ फर्स्ट डायग्राम पे ध्यान देंगे। तो फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, वेबर का फॉर्मूला ये था, पी के कॉस थीटा डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर। ध्यान से रखनी है वैल्यू। प्रारंभिक ऊर्जा लिखनी है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, आवेश को किससे गुणा करना है, वोल्टेज से। आवेश बच्चों कौन सा है, ध्यान से रखना है, तीसरी बार रख रहे हैं, -q। फिर लिखो विभव, विभव उधर से लिखो पी के कॉस 45 होगा बच्चों ये, डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर, दूरी आ रही है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये 1/√2 हो गया बच्चों। तो -q पी के बाय √2r², ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरे में गलती नहीं करनी।
दूसरे में फिर से वही लिखो u एट b। यहाँ गलती कर सकते हैं लोग, तो यहाँ बहुत जगह ध्यान रखना है। आवेश को तो वही रखोगे, मैं तो इसी को देख के लिख लेता हूँ, माइनस क्यू पी के। अब कॉस कौन सा एंगल है, 135 डिग्री, डिवाइड बाय, ध्यान से, पिछली बार दूरी कितनी थी r, इस बार दूरी कितनी है 2r, तो 2r का स्क्वायर करोगे। अब कॉस 135 कई लोगों को नहीं आएगा, कॉस 135 बच्चों एक 180 डिग्री वाली फैमिली बताई थी, 180 में से क्या घटा दो, ये 45, 180 भाग जाता है और केवल रह जाएगा कॉस 45, लेकिन इसका साइन देखना है। 135 बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 135 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो कॉस 135 की वैल्यू जो आएगी बच्चों दैट इज -1/√2। यहां रखोगे अगर -1/√2 बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू पी के, √2 नीचे आया, एक 2 है, तो 4√2 r²। बस दोनों को घटा देंगे तो कार्य आ जाएगा। थर्ड पार्ट में यहां लिख रहा हूं, वर्क, वर्क का मतलब बच्चों अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा घटा दो। कॉमन बताओ क्या आ रहा है, कॉमन लेके आंसर लिखो, क्यू पी के बाय r² और क्या आएगा √2, पहले लिख ही देता हूं, फाइनल है क्यू पी के डिवाइड बाय 4√2 r², और उसमें से घटाओगे इसको, प्लस हो जाएगा, क्यू पी के बाय r², और क्या कॉमन आ रहा है √2, तो यहाँ पे बचेगा 1/4 और प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/4 बच्चों, तो ये आ जाएगा 5 क्यू पी के बाय 4√2 r², ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बच्चों, समरूप विद्युत क्षेत्र में, हेडिंग लिखो, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, समरूप विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। हाँ, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे छोटे छोटे से कुछ फॉर्मूले आएंगे बच्चों, और कुछ पॉइंट्स मैं अभी बताऊंगा आपको, कुछ आप अगले चैप्टर्स में पढ़ते जाओगे, लेकिन लिख लेंगे अपन, यहाँ पे सारे समझाऊंगा जितनी लेवल तक मैं समझा पाया। देखो, किसी डाइपोल को अगर हम फील्ड के अंदर रखें, तो वो पढ़ना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना है, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो ये दरवाजे पे चार्ज है, दरवाजे पे चार्ज है, ये पट्टिका हो गई, पट्टिका की वजह से ऐसी फील्ड आती है बाहर की तरफ, लाइनें आती हैं, और पट्टिका की फील्ड होती है σ/2ε0, कितनी होती है σ/2ε, और ये समरूप विद्युत क्षेत्र होता है, मतलब वो दूरी पे निर्भर नहीं करता, हर जगह वैल्यू उसकी कितनी होती है σ/2ε0। तो समरूप विद्युत क्षेत्र आप इस तरह से बनाते हो, ये समरूप है तो पैरेलल लाइंस बनाते हो जो बराबर दूरी पे होती है, ये समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया। इसके अंदर अब मैं एक डाइपोल रख रहा हूं, ठीक है, उसकी फील्ड है, मान लो प्लस चार्ज है तो उसकी इस तरह से फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले ये याद होना चाहिए, एक प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगती है, और एक माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। फोर्स का मैग्नीट्यूड या परिमाण होता है क्यूई, कितना क्यूई। अब इसके अंदर मैंने मान लो डाइपोल को रख दिया, ये डाइपोल है, डाइपोल किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है, ऐसे किसी भी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में बना देता हूं, मान लो ये है, तो इसके अंदर मैंने डाइपोल रखा है, लेट से ये डाइपोल है, ये डाइपोल रख दिया। डाइपोल को ऐसे बनाते हैं,
तो ये डाइपोल आ गया। अब इसकी फोटो थोड़ी खोल के बनाते हैं ताकि अपने को दिख भी पाए कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इसकी फोटो को दोबारा से बना रहा हूं भाई। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ध्यान से सीखेंगे, एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं अभी इस पे कई बार। यहाँ कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और ये कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो कुल मिला के ये लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। ये अपने डाइपोल रख दिया, एक बार रखा। अब इस पे देखना चाह रहा हूं कि कितना बल लग रहा है। तो बल बनाता हूं। मेरे को पता है प्लस चार्ज पे फील्ड की और फोर्स लगती है और माइनस चार्ज पे फील्ड के विपरीत लगती है। तो यहाँ पे अगर फोर्स बनाओगे, फोर्स का परिमाण लिख रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना। क्या लिख रहा हूं? परिमाण। दिशा में बनाऊंगा। परिमाण कितना होता है? क्यूई। परिमाण में साइन नहीं रखते, है ना? परिमाण में साइन नहीं रखते। तो जैसे प्लस चार्ज पे फोर्स क्यूई, माइनस चार्ज पे फोर्स क्यूई, परिमाण तो क्यूई आएगा। लेकिन ध्यान दे रखना है प्लस चार्ज की इसकी दिशा में ही फोर्स आएगी। कितनी? क्यूई। और माइनस चार्ज पे इधर आएगी। कितनी? क्यूई। ये क्या लिखा है मैंने? परिमाण की इतनी लगेगी, 10 न्यूटन लगेगी। डायरेक्शन बना दी ना माइनस आई कैप। देखो ध्यान से, इस पे कुल बल देखो, आगे की तरफ क्यूई और पीछे की तरफ भी क्यूई। कुल बल कितना हो गया? 0। तो इस पे अगर कुल बल लिखेंगे तो वही नेट जो बल आता है, कुल बल या परिणामी बल, तो बल तो लग रहा है लेकिन परिणामी बल कितना लग रहा है? 0। तो यदि एक डाइपोल को समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पे कुल बल कितना लगेगा? 0। परिणामी बल जो है 0 होगा। ये ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि जितना आगे लगता है उतना ही पीछे की तरफ लगेगा। चाहे आप कैसे भी रख के देख लो डाइपोल को, ऐसे भी रखोगे तब भी 0 आएगा। एक आगे की तरफ एरो बनेगा और एक पीछे की तरफ एरो बनेगा। अब यहां से एक बिंदु होता है बच्चों, जो बिंदु आप सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ोगे। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। एक फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र जो चैप्टर होता है, उसमें आप ये पढ़ते हो, जो भी कुल बल होता है वो द्रव्यमान, निकाय का द्रव्यमान इनटू त्वरण होता है द्रव्यमान केंद्र का। एफ फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए लिखते हो। जब पूरे निकाय का लिखना होता है तो एक्सेलरेशन किसका आता है? द्रव्यमान केंद्र। जैसे इनका द्रव्यमान केंद्र मान लो यहाँ पे। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? जैसे अब एक जैसी वस्तु देखो तो उसका केंद्र हो जाता है। ये द्रव्यमान केंद्र हो गया इसका, जिसपे आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये द्रव्यमान केंद्र हो गया। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले का मतलब पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ रहे, बस आपको मैं एक बिंदु ही बताना चाह रहा हूं। इस निकाय पे जितना भी बल लग रहा है, एफ नेट कहते हैं उसको। इस निकाय का टोटल मास एम, और इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र जो है उसका त्वरण ए सेंटर ऑफ मास है। अगर आप बच्चों इसको लिखोगे, इस निकाय को लिखोगे, ये निकाय है, इस निकाय पे बच्चों कुल बल कितना है? 0। 0 बल है। तो यानी इससे हमें पता चलता है कि इसको 0 रखो बच्चों अगर, तो हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा नीचे जाके। यानी इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कितना होगा? 0। इतना नोट करेंगे। अभी इसको लिख लेंगे, इसको मैं लिखवा देता हूं, पहले नोट कर लें। आपसे बोलेगा समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा, बता परिणामी बल कितना? बोलेगा 0। द्विध्रुव के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कितना होगा? 0, क्योंकि कुल बल कितना है? 0 है। ये फॉर्मूला आप लोग उस चैप्टर में पढ़ोगे। इसको लिख लो, फिर मैं इसको लिखवा देता हूं इसका मतलब। कैसे विद्युत क्षेत्र में रखा है? समरूप। इस फॉर्मूले का बच्चों सभी लोग मीनिंग लिख लेंगे। इसका एफ नेट का नाम लिखो, क्या होता है? सभी का नाम लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे वहां चैप्टर में। इसको लिखो, एफ नेट का मतलब निकाय पर परिणामी बल। निकाय पर
एफ नेट का मतलब होता है निकाय पर परिणामी बल। निकाय जो भी सिस्टम है, जैसे हमारा सिस्टम यहाँ पे कौन था, डाइपोल, है ना, तो निकाय पे कौन सा बल है, परिणामी। ये मास जो है ये निकाय का द्रव्यमान है, तो लिखो निकाय का द्रव्यमान। निकाय का द्रव्यमान, जैसे हमारे केस में ये डाइपोल का द्रव्यमान आ जाएगा, पूरे डाइपोल का कितना द्रव्यमान है, इसका नाम लिखो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, तो ये फॉर्मूला अपने को आइडिया होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है, निकाय के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं, निकाय के, कि भाई ये डंडा है इसके लिए लगाना है, हर बिंदु के लिए नहीं लगा रहा, डंडे के लिए लगा रहा। इस पे जितना भी परिणामी बल होगा वो होगा इक्वल टू इसका मास इनटू किसका त्वरण होता, वो द्रव्यमान केंद्र का। किसका, द्रव्यमान केंद्र का। तो यहाँ पे लिखो, एक पॉइंट लिख लेंगे इसके लिए, यदि एक द्विध्रुव को, यदि एक द्विध्रुव को, यदि एक द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो उस पर परिणामी बल शून्य होगा, परिणामी बल शून्य होगा, तो उस पर परिणामी बल शून्य होगा, और उसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, और उसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य होगा। और उसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण शून्य होगा। ये दो चीजें अपने को इस पॉइंट में से सीखनी है बस। अब बच्चों थोड़ी सी और चीज पढ़नी है इसमें, टोटल दो फॉर्मूले और होते हैं, वो अपन देखते हैं कैसे लिखने हैं। ये तो फॉर्मूला काय का, ये तो जीरो है, याद रखना है जीरो। अपने पेन को अगर आप ये मान लो डाइपोल आपका पेन है ना, आप उस पेन पे एक बल लगाओ आगे और एक बल लगाओ पीछे, वो पेन घूम जाएगा आपका, है ना। तो इसमें घूमने की टेंडेंसी है, किसकी, घूर्णन करने की टेंडेंसी है, किसकी, घूर्णन करने। घूर्णन आपने कभी अगर 11th पढ़ी होगी, ऐसे तो मेरे को लगता नहीं है पढ़ी होगी, तो है ना, तो वो जब पढ़ी भी होगी आपने वो सन्नाटा होगा आपका। मैं आपको बस उतना उतना बताऊंगा, घूर्णन बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, इलेक्ट्रो जितना ही पढ़ोगे उसमें, लेकिन घूर्णन का मैं थोड़ा बहुत आपको उतना ही बताऊंगा जितना इस चैप्टर में चाहिए। देखो ध्यान से, जैसे कोई बल जो है वो स्थानांतरण कर सकता है किसी वस्तु का, ध्यान से भाई इतना ही रोटेशन बताऊंगा जितना काम का इस चैप्टर में, रोटेशन पढ़ाना नहीं शुरू करूंगा, कोई बात। देखो भाई, जैसे कोई बल किसी वस्तु का स्थानांतरण करा सकता है, इसी तरह से वो बल किसी वस्तु का क्या करवा सकता है, घूर्णन, है ना। तो जैसे मान लो स्थानांतरण कराया, उसी तरह से घूर्णन करा सकता है। घूर्णन तब कराता है जैसे किसी अक्ष की परित कोई वस्तु घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो वो घूम सकती है वस्तु। तो दोनों के लिए अपने अपने फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देसी भाषा में बोलूं तो इस पे कम बल लगाऊंगा तो त्वरण कम होगा इसका, और बल अगर ज्यादा लगाऊं तो इस पे त्वरण ज्यादा हो। हल्की वस्तु होगी तो त्वरण ज्यादा होगा, और भारी वस्तु होगी तो त्वरण कम होगा। वही फोर्स साइकिल पे लगाओ तो त्वरण कम आएगा, वही फोर्स ट्रक पे लगाओ तो त्वरण बिल्कुल ही नेग्लिजिबल या कम आएगा। इन फॉर्मूलों को यानी शब्दों को रिलेट करते हैं कुछ फॉर्मूले, वो ये फॉर्मूला होता है बच्चों स्थानांतरण गति के लिए। इस गति के लिए स्थानांतरण मतलब केवल शिफ्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट, उस केस की गति के लिए इक्वेशन होती है F इक्वल टू ma, जो आप लोग न्यूटन लॉ में पढ़ते हो। ये स्थानांतरण गति के लिए होता है। ये बल है, ये अपना द्रव्यमान हो गया, और ये हो गया एक्सेलरेशन या त्वरण हो गया। एक्सेलरेशन देखो, अगर आप इसको फॉर्मूले को इस तरह से लिखोगे तो ये फॉर्मूला F डिवाइड बाय m हो जाता है, यानी मास जितना ज्यादा होगा त्वरण उतना ही कम होगा। इसलिए इसका एक और नाम होता है, इसको जड़त्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व। ये जड़त्व का मतलब होता है कि कितना वो अपोज कर रहा है चेंज को, मतलब मास जड़त्व जितना ज्यादा होगा त्वरण या वेलोसिटी में परिवर्तन उतना ही कम होगा। तो इसका नाम क्या होता है, एक जड़त्व, है ना, या इनर्शिया कहते हैं इसको। ये कैसी गति में होता है, स्थानांतरण गति में। घूर्णन गति में क्या होता है बच्चों, घूर्णन गति में बल जो है
वो कितना घुमाने में सक्षम है या घुमाने में कितना सक्षम है, वो चीज बताई जाती है। फोर्स की जगह बच्चों आता है टॉर्क या बलाघूर्ण। क्या आता है? बलाघूर्ण। ये बलाघूर्ण बताता है कोई फोर्स कितना घुमाने में सक्षम है। ये बलाघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है। बलाघूर्ण जैसे फॉर एग्जांपल किसी दरवाजे पे मैं बल लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घूमेगा ही, ये नहीं है घूमेगा ही। बलाघूर्ण बताता है कि घूमेगा या नहीं। बल लगाओ, मान लो इसी हैंडल पे मैं फोर्स ऐसे लगाऊं, नहीं करेगा घूर्णन गति, है ना। या वही बल मैं नीचे की तरफ लगाऊं तो घूर्णन गति नहीं करता। यानी दरवाजे पे बल लगाने से ये गारंटी नहीं है कि घूमेगा। दरवाजे पे बलाघूर्ण आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बलाघूर्ण। वो बलाघूर्ण जो आता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों लंबवत दूरी इनटू बल। क्या आता है? लंबवत दूरी इनटू बल। जैसे देखो ये दरवाजा इस अक्ष के परित घूम सकता है, तो आप लोग क्या करोगे, लंबवत दूरी देखोगे और उसके साथ जो बल लग रहा है उसको गुणा कर दोगे तो आपके पास बलाघूर्ण आ जाता है। यानी किसी दरवाजे पे अगर फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो वो त्वरित होता है। ऐसी किसी दरवाजे पे बलाघूर्ण लगेगा तो वो घूमेगा। जब वो दरवाजा बच्चों घूमता है तो उस वक्त उसके कोणीय त्वरण आता है और वो टॉर्क का फॉर्मूला, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है F इक्वल टू एम ए, रोटेशन में टॉर्क आ जाता है और टॉर्क और आई और एक्सेलरेशन की जगह बच्चों आ जाता है अल्फा। इसका मतलब होता है जैसे वहां पे मास जड़त्व कहलाता था, यहाँ पे इनर्शिया कहलाता है जड़त्व आघूर्ण। क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण। वहां चलने का एक्सेलरेशन होता था, यहाँ घूमने का एक्सेलरेशन होगा और घूमने का एक्सेलरेशन कहलाता है कोणीय त्वरण। क्या कहलाता है? कोणीय त्वरण। फिर से ध्यान से सुनेंगे। जब कोई वस्तु स्थानांतरण करती है तो दिया गया बल उसके जड़त्व के मुताबिक उसमें एक्सेलरेशन देता है। जब कोई वस्तु घूमती है, वस्तु कब घूमती है? जब उस पे टॉर्क लग रहा होता है। क्या लग रहा होता है? टॉर्क या बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? लंबवत दूरी इंटू बल। जब कोई वस्तु घूमती है यानी उस पे बलाघूर्ण लगता है और बलाघूर्ण बराबर होता है आई इंटू घूमने का त्वरण, और घूमने का त्वरण कहलाता है कोणीय त्वरण। क्या कहलाता है? कोणीय त्वरण। तो इसको पहले फॉर्मूलों को नोट करेंगे, मैं इसके साथ कुछ चीजें लिखवाऊंगा आपको। इनके नाम लिखने अपने। हेडिंग क्या मतलब, ये लिख लो कि हमने जो नहीं पढ़ा वो बता रहे सर। कुछ नहीं, बस साइड में लिख लो वैल्यूज की। डाइपोल पे तो आऊंगा, ये तो वैसे सीधा पढ़ाना था, लेकिन इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। ये तो इसका नाम लिखें। एम को क्या कहते हैं बच्चों? एक तो द्रव्यमान कहते हैं, ये वस्तु का जड़त्व भी होता है। एम का नाम लिखें वस्तु का द्रव्यमान या जड़त्व। जड़त्व आपको कैलकुलेट करना बताया जाएगा, अभी तो हम जड़त्व कुछ पार्ट का लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, ये टॉर्क लिखा आपने, इसका नाम क्या लिखा बच्चों आपने? बलाघूर्ण। बलाघूर्ण। ये लिखें अक्ष से लंबवत दूरी। अक्ष से लंबवत दूरी। अक्ष से बल की लंबवत दूरी या अक्ष से लंबवत दूरी। ये तो बल हो गया। ये फॉर्मूला लिखें। आई का नाम होता है बच्चों, वो जड़त्व था, ये घूर्णन गति में जड़त्व है तो इसको बोला जाता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। स्थानांतरण गति में आघूर्ण होता है मास, और घूर्णन गति में जो जड़त्व होता है उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व आघूर्ण। स्थानांतरण गति में त्वरण को ये बोलते हैं, यहां पे ये बन जाता है कोणीय त्वरण। क्या बोला जाता है? कोणीय त्वरण। तो बताओ भाई, कोई वस्तु कब घूमती है? जब उस पे बल लगता है या बलाघूर्ण होना चाहिए? बलाघूर्ण होना चाहिए।
बल लगने से घूमने की गारंटी नहीं होती, है ना। दरवाजे पे आप बल लगाओ, ऐसे नहीं घूमेगा, बला घूरना आना चाहिए, है ना। यानी दूरी के परपेंडिकुलर ऐसे फोर्स लगनी चाहिए। दूरी कहां से लेते हैं? अक्ष से। कहां से दूरी लेते हैं? अक्ष से दूरी। जिस अक्ष, ये अक्ष है ना जहां पे कब्जे लगे हुए हैं, वहां से दूरी लेते हैं। दूसरा, भाई जब भी बला घूर्णन लगेगा तो कोणीय त्वरण आता है, और वो कोणीय त्वरण यानी घूमने का त्वरण आता है, वो घूमने का त्वरण इस फॉर्मूले से आता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। जड़त्वाघूर्ण आपको मैं लिखना थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा, जड़त्वाघूर्ण कैसे लिखते हैं बाकी आपको उस चैप्टर में कराएंगे। हमें यहाँ पे डाइपोल का लिखना है, ध्यान से देखो, ध्यान से। अब आते हैं डाइपोल पे। यहाँ पे बच्चों हमने प्लस चार्ज बनाया था, यहाँ पे हमने बनाया था कौन सा चार्ज? माइनस। आप अपनी डायग्राम में देखो, इधर फोर्स बनाई हुई है मैंने क्यूई, और राइट साइड में मैंने फोर्स कितनी बनाई है? क्यूई। ये इस अक्ष के परित घूमता है, आपको पता है सेंटर जो है द्रव्यमान केंद्र, उसका त्वरण 0 है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये केंद्र से दूरी आपको कितनी बोली गई थी? ये केंद्र से दूरी हमेशा मैं क्या लिखता हूं? ए। और ये भी केंद्र से दूरी कितनी हो गई? ए हो गई। फील्ड आपको पता होनी चाहिए, ऐसी बनाई थी मैंने, और ये कोण एक बार के लिए मैं थीटा बोल रहा हूं। देखो ध्यान से, मेरे को लिखना है सबसे पहले, एक ही बार में लिखना है टॉर्क। आप चाहे उसका फॉर्मूला ही देख लेना, मैं एक बार लिख के बता रहा हूं। टॉर्क किसके बराबर होता है? लंबवत दूरी इंटू बल। ये देखो बल है, ये बल है, लंबवत दूरी ये होगी, अक्ष से लंबवत दूरी लेनी होती है, ये बल हो गया, और ये लंबवत दूरी होगी। देखो बच्चों, ये ए है, इधर वाली दूरी ए कॉस थीटा होती है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? ए साइन थीटा। एक बल और है, ये बल जा रहा है, उसकी लंबवत दूरी ये, फिर से ये बच्चों थीटा है, ये ए दूरी हो गई, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ए साइन थीटा। अब टोटल टॉर्क देखो इस पे कितना लग रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला सभी लोग देखेंगे, लंबवत दूरी को किससे गुणा करते हैं? फोर्स। ये वाली फोर्स कितनी है? क्यूई। लंबवत दूरी कितनी है? ए साइन थीटा। ये भी फोर्स कितना है? क्यूई। लंबवत दूरी ए साइन थीटा, तो मैं लिख देता हूं क्यू ई ए साइन थीटा। देखो फोर्स इंटू लंबवत दूरी कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कितनी बार है बच्चों? 2 बार। यहां से आपका टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, पहचानो ये क्या होता है? क्यू इंटू टू ए क्या होता है? पी। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा पी ई साइन थीटा। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो बच्चों, तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट आता है जिसमें साइन थीटा आता है? क्रॉस। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला आता है P क्रॉस E। इसको नोट करेंगे। द्विध्रुव पर बलागुण, देखो द्विध्रुव पर बलागुण, और फोटो बना के लिख लो, द्विध्रुव पर बलागुण। ये आपको ये टॉपिक एक लिमिट तक ही समझ में आएगा अगर आप लोगों का रोटेशन बिल्कुल चौपट है, लेकिन बाद में आ जाएगा समझ, क्योंकि रोटेशन आप पढ़ लोगे। तो तब तक के लिए अपने को इतना याद रखना है। इलेक्ट्रो में रोटेशन इतना ही बताया जा सकता है, नहीं तो अपन गाड़ी अलग पकड़ लेंगे कि पहले रोटेशन बताते हैं। विपरीत फोर्स लगाऊं? तो ऐसा करना, कभी अपने एक फ्रेंड को बोलना कि मेरी टांगे इधर खींच, और दूसरे को बोलना खोपड़ी इधर खींच, तो घूम जाएगा। नहीं, तू ये पूछ रहा है कि घूम कैसे गया, या और कुछ पूछ रहा है? पहले ये बता, जुड़ कैसे गया? ये भी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, और वो भी कैसे घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। जैसे देखो, बोले कोई बल जो है, 2 बल इधर ले जाना चाह रहे, दोनों जोड़ देता है तू बल। इसमें देख, ये कैसे घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज, है ना। अच्छा इसको हटा, ये भी कैसे घुमाना चाह रहा है? क्लॉकवाइज, इसीलिए जोड़ा है। एक ही दिशा में घुमाना चाह रहे हैं, दक्षिणावर्त दिशा में, है ना। इससे खींचेगा तो दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा, और वो भी कैसे घुमाना चाह रहा है? दक्षिणावर्त दिशा में, इसलिए जोड़ा है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं, उससे लंबा हो जाता थोड़ा सा। ये भी ठीक है, फोर्स को लंबवत दूरी से गुणा कर।
द्विध्रुव पर बलागुण, ब्रैकेट में लिख लें समरूप विद्युत क्षेत्र में। कैसा विद्युत क्षेत्र था ये बच्चों? समरूप। समरूप विद्युत क्षेत्र में कुल मिला के एंड में आपको ये ध्यान रखना है पीई साइन थीटा होता है बच्चों। देखो भाई लिख के बताओ इसमें अपने को। थीटा लिख लेना बच्चों। थीटा का मतलब होता है द्विध्रुव और क्षेत्र के मध्य कोण। द्विध्रुव और क्षेत्र के मध्य कोण मतलब डाइपोल और फील्ड के मध्य कोण। अभी एक बार इसको लिख के देखेंगे। पी क्रॉस ई, फोकस करें पी क्रॉस ई पे या पीई साइन थीटा। पहले मैं केवल इतना बताता था, फिर एक बच्चे ने पूछ लिया, फिर मैं बीच में कार्यक्रम भी बताना शुरू कर दिया। देखो ध्यान से, ये बताओ, ये फील्ड हो गई, ठीक है जी। इसके अंदर मैं डाइपोल रखूंगा, आपको बस वैल्यू बतानी है, बस देख ऐसे रख दिया डाइपोल। ये फील्ड है, बता फील्ड और डाइपोल में कितना कोण है? दिख रहा है 0 डिग्री एंगल, है ना। टॉर्क लिखना, थीटा 0 डिग्री हो गया। बता टॉर्क कितना आया? पीई साइन थीटा कितना? 0। इसकी फोटो के अंदर झांक के देखेगा ना, तो ये ऐसा है। बस एक बार ही दिखाऊंगा फोटो। ये प्लस माइनस प्लस है ना, प्लस पे विद्युत इधर लगती है फोर्स, और माइनस पे ऑपोजिट। क्या ये घूम पाएगा ऐसे? नहीं। आप अपने पेन को ऐसे खींचो, घूमेगा नहीं। तो यहाँ पे बलागुण कितना है इस वक्त? 0 है। अच्छा यही चीज बताओ, अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसे बनाऊं, मान लो पलटा के, कोण बताना है बस इसमें देख के। मान लो मैं ऐसे बना दूं डायग्राम, ये एग्जाम्पल 2 हो जाएगी, जैसे ये 1 हो गई, ये 2। मान लो ऐसे फील्ड हो, ये फील्ड, और अब बताना कितना कोण, ध्यान से सोच के बताना कोण कितना कोण है दोनों में। कौन थे दोनों में? इन दोनों में नहीं, इसमें और इसमें। कितना कोण? 180। साइन 180 भी 0 होता है, यानी फिर से टॉर्क कितना आएगा? 0। जरा इसको सोच के बताओ, पीई साइन थीटा है ना, कौन से कोण पे सबसे बड़ा टॉर्क आएगा? 90 डिग्री। तो किस 90 पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर आपको मैक्सिमम या अधिकतम टॉर्क देखना है, तो वो टॉर्क बच्चों तब आता है जब फील्ड के साथ उसका कोण कितना बन रहा हो? 90। 90 या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, एक ही बात है। तो इसमें आपने डाइपोल ऐसे बना दिया बच्चों, ये फील्ड बनाई, यानी कोण कितना आ गया? 90 डिग्री। तो आपसे बोले कि टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू बताओ बच्चों, मैक्सिमम टॉर्क बताओ। यहाँ पे साइन 90 रख दोगे 1, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना आ जाएगा? पी। नोट कर लेंगे। उसकी दिशा में होगा तो 0, विपरीत दिशा में होगा तब भी 0। अधिकतम के लिए कोण कितना बनाना चाहिए? 90। अधिकतम बलागुण तेरे से पूछ ले कितना आएगा? पीई। बल कितना होता है इसे? बल, परिणामी बल, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, 0 होता है परिणामी बल। परिणामी बल भी 0 इस स्थिति में, और बलाघूर्ण भी 0। इस केस में बल तो 0 हर केस में है, किसी किसी केस में बलाघूर्ण भी 0 हो जाएगा, और किसी केस में बलाघूर्ण सबसे अधिकतम आ जाएगा। बल सभी केसेस में कितना है? 0 है, क्योंकि आगे और पीछे का बराबर है। बलाघूर्ण कभी कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। दो ही स्थितियों में बलाघूर्ण नहीं होगा, 0 और 180 में। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, ध्यान रखना, टॉर्क 0, 180 पे भी 0, 90 पे मैक्सिमम अधिकतम बलागुण। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बच्चों।
इस पे जो सेकंड हेडिंग अभी हम लिखेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी इसको मिला के इसके साथ क्वेश्चन पूछता है वो। ये फॉर्मूला तो पी साइन थीटा ही है, ऊर्जा है ना। लिखो, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की ऊर्जा, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की ऊर्जा, हम इसको डिराइव नहीं, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, द्विध्रुव की ऊर्जा, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की ऊर्जा। बच्चों ये फॉर्मूला होता है इसका, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कॉस थीटा आता है, डॉट या क्रॉस? डॉट। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, माइनस पी डॉट ई। एक बार इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इसको और लिखेंगे। तो बला गुण पूछे तो क्या, पीई साइन थीटा, ऊर्जा पूछे तो क्या, माइनस पीई कॉस थीटा। इन दोनों को मिला के सवाल पूछे कई बार। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, फिर और बताता हूं। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। यदि 60 डिग्री कोण पर, बस फॉर्मूला अप्लाई करना बताऊंगा। यदि 60 डिग्री कोण पर द्विध्रुव की ऊर्जा, 60 डिग्री कोण पर द्विध्रुव की ऊर्जा, द्विध्रुव की ऊर्जा U है, U। यदि 60 डिग्री कोण पर द्विध्रुव की ऊर्जा U है, यानी 60 डिग्री रख देगा, उधर U रहेगा, है ना। तो 30 डिग्री कोण पर, तो 30 डिग्री कोण पर बलाघूर्ण ज्ञात करें। तो 30 डिग्री कोण पर बलाघूर्ण ज्ञात करें। एक बार लिखो दोनों फार्मूले, आंसर U की टर्म्स में होना चाहिए, केवल U दे रखा देखो मैंने आपको। दोनों फार्मूले लिखो और फिर ट्राई करो। ना P पता है ना E पता है। 60 डिग्री पे ऊर्जा दे रखी है और 30 डिग्री पे बलाघूर्ण पूछा हुआ है। दोनों के फॉर्मूले लिख के सॉल्व करना है बस, प्लेन। परिमाण ही बताना होता है बलाघूर्ण का। बलाघूर्ण का परिमाण ही बताना है, डायरेक्शन नहीं। तो देखो भाई, आप लोग, ऊर्जा दे रखी है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे ऊर्जा, तो U की वैल्यू आ जाएगी बच्चों किसके बराबर, माइनस पीई कॉस 60 कितना होता है, हाफ। तो ये पहला आ गया। तो U की वैल्यू वैसे नेगेटिव है ना। अब आपसे बोलेगा टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पीई साइन 30 आएगा बच्चों। अब पीई तो पता नहीं है, तो यहां से पुट कर दे, तो ये हो जाएगा 2U, नेगेटिव में हाफ। तो आंसर आपका माइनस U आ जाएगा। ऑप्शन में U भी दिया हो सकता है, माइनस U भी दिया हो सकता है, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन दी होगी तो वो टिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक ही ऑप्शन देगी, या तो माइनस U या U, है ना। देखो नेक्स्ट, यदि 30 डिग्री कोण पर, यदि 30 डिग्री कोण पर ऊर्जा -10 जूल है, यदि 30 डिग्री कोण पर ऊर्जा -10 जूल है, तो 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर बलाघूर्ण ज्ञात करें। तो 45 डिग्री पर बलाघूर्ण ज्ञात करें। फटाफट वैल्यू रखो। इसी तरह के क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा एक्सरसाइज 2 में, यही क्वेश्चन आए हैं, ऊर्जा और बलाघूर्ण और कार्य के, कार्य अभी लिखते हैं। जो जो दिया हुआ है लिखता जा, दो फॉर्मूले, दोनों में वैल्यू पुट करनी। यू का फॉर्मूला तो तेरे पास ये है, माइनस पीई कॉस थीटा, और बलाघूर्ण का फॉर्मूला था पीई साइन थीटा। वैल्यू रखता जा। यू की वैल्यू तेरे को दे रखी है -10,
माइनस पीई। कौन सा कोण दिया था बच्चों मैंने शुरुआत में? 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी √3/2 हो गया ये, इतना लिख दिया आपने। उसके बाद ये कैलकुलेट करना है टॉर्क पीई साइन 45। अब इधर पीई ढूंढते मत रहना, पीई वहां से पुट करना है। पीई कितना पुट करेगा? 20/√3 और ये 1/√2। आंसर आपका आ जाएगा 10√2 डिवाइड बाय √3। 10 गुणा 2 होता है ना 20। हाँ 20/√6 भी सही है, पर अगर ऐसी ऑप्शन आ गई तो ढूंढते मत रहना उसको। कह रहा मैंने 20/√6 लिखा है, कोई बात नहीं, वो भी सही है। अब देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट ऊर्जा पे एक ऐसा क्वेश्चन भाई पूछ सकता है। और बच्चों कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तो इन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे देखो, आपको बोलेगा कि मान लो ये फील्ड है, एक ही लाइन बनाऊंगा फील्ड की, ये फील्ड है और द्विध्रुव मान लो कोण है θ1 पे। कितने कोण पे? θ1 पे। ये डाइपोल है। तो आप इसकी ऊर्जा लिखोगे बच्चों, तो क्या लिखोगे? ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ सबसे पहले। प्रारंभिक ऊर्जा क्या होता है? माइनस पीई कॉस θ1। ये प्रारंभिक ऊर्जा हो गई। आपने इसको घुमा के इधर ले गए किसी और कोण पे, तो मान लो फिर से हम इसको दूसरे कोण पे ले गए। कितना कोण बना दिया बच्चों? मान लो θ2, ये P हो गया, ये E। पहले कितने कोण पे था? θ1। घुमा के कितने पे कर दिया? θ2। तो अंतिम ऊर्जा हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी? माइनस पीई कॉस θ2। बच्चों कार्य का फॉर्मूला बताएं क्या होता है? अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तो ध्यान से अर्ली देखो, इसमें से इसको घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, उसमें से कॉमन आ जाएगा पीई और ब्रैकेट में आ जाएगा, ये तो प्लस में हो जाएगा और वो किस में रहेगा? माइनस में। कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इसमें से बताओ पहला एंगल कौन सा है? θ1। अंतिम एंगल कौन सा है? θ2। ये θi लिख रहा हूं बच्चों आपके याद के लिए, और इसको क्या लिख रहा हूं? θf। θi यहां भी क्या लिख दूं? θf। ये कौन सा थीटा हो गया? f। और ये थीटा कौन सा हो गया? i। तो लिखो, हेडिंग लिख लेना इसका, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कौन से कोण से कौन से कोण तक घुमा रहे हैं? θi से θf। फॉर्मूले में बताओ पहले θi आएगा या θf आएगा? θi। फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाहर क्या आता है? पीई। तो प्रारंभिक ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा लिखी, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन नीट का करेंगे इसमें जो, तो देखो नीट में क्या क्वेश्चन पूछा था, डाटा चेंज करके लैंग्वेज वही रखा हूं। देखो लिखो, यदि द्विध्रुव को बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डाटा ना, या डाटा चेंज करूंगा। यदि द्विध्रुव को 37 डिग्री कोण से 53 डिग्री कोण तक, 37 डिग्री कोण से, इसको कंप्लीट कर लेंगे, 37 डिग्री कोण को 37 डिग्री कोण से 53 डिग्री कोण तक, यदि द्विध्रुव को 37 डिग्री कोण से 53 डिग्री कोण तक घुमाने में कार्य W है, घुमाने में कार्य W है, तो अंतिम स्थिति कौन सा कोण है? 53। तो अंतिम स्थिति में बलाघूर्ण ज्ञात करें। तो अंतिम स्थिति में बलाघूर्ण ज्ञात करें। एक बार बच्चे सभी ट्राई करेंगे भाई, जो दे रखा है उसमें रखो पहले, फिर बलाघूर्ण की वैल्यू निकालनी है आपको। देख इसको लिख,
तेरे को दे रखा है ये कार्य W है, यहाँ 37 रख, यहाँ 53 रख। cos 37 4/5, cos 53 3/5। और अंतिम स्थिति में तेरे से पूछा हुआ है बलागुण, तो लिखता हूं बच्चों वर्क, ये दे रखा है W इज इक्वल टू PE cos 37, पहला 37 है, माइनस cos 53, सबका आंसर भाई इसमें आना चाहिए। cos 37 व्हाट इज cos 37, 4/5, व्हाट इज cos 53, 3/5, कितना बचेगा 1/5, यानी W आ गया अपना किसके बराबर, PE/5। इतना लिख के साइड में रख लिया। अब देखो बोलेगा टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों PE sin थीटा। बताओ कहां पे टॉर्क पूछा है, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति में कोण कितना है 53, बस वैल्यूज रख दो बच्चों। पीई वैल्यू यहां से रखेंगे, पी की वैल्यू आएगी 5W, साइन 53 बच्चों कितना होता है 4/5, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 4W। 15-20 मिनट